and alpha particle is ratio of a specific charge of proton and alpha particle is। ऑप्शन है 2:1, बी नंबर ऑप्शन है 1:2, सी हो गया 3:4 और डी हो गया 4:3। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, ए नंबर ऑप्शन है 2:1, बी नंबर है 1:2, सी नंबर है 3:4 और डी नंबर है 4:3। अब जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है तो हम स्पेसिफिक चार्ज के बारे में यहीं पर तो आपको बताना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के मतलब इसमें ही बता देते हैं इसको। जैसे ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, ये ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक चार्ज तो चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक रेशियो। ध्यान से समझिए, कोई भी अगर चार्ज स्पीसीज हो, चार्ज मतलब समझ रहे हो ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं तो नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज और मास का जो रेशियो लिया जाता है उसी को स्पेसिफिक चार्ज या स्पेसिफिक रेशियो कहा जाता है। हमने स्पष्ट लिख दिया है कि चार्ज बाय मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक रेशियो। तो जरा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको पहले ये बात जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चार्ज बाय मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक रेशियो। अगर हमको इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालने को बोला जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसका जो मास है वो चार्ज बाय मास कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा। हो जाएगा। तो आपको इतना तो जानकारी है, हम ही बताए हैं कि सही है, हम ही बताए थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और मास 9.10939 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये कूलम पर केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो। बात समझ में आया? नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। चार्ज बाय मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक रेशियो, ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। हाँ बोलिए। नहीं, ये एब्सोल्यूट चार्ज लिखा जाता है, रिलेटिव चार्ज नहीं। एब्सोल्यूट जो उसका चार्ज है वो, रिलेटिव चार्ज तो किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इसमें प्रोटॉन, नीचे लिख दीजिए प्रोटॉन का भी। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये प्लस हो जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67262 इंटू 10 का पावर -27 kg। मिटाते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें बोला है कि आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेशियो वाला, तो कभी डाटा का यूज मत करिएगा, डाटा का अगर यूज करिएगा तो फंस जाइएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे सीखना है इधर। सॉल्यूशन इसका इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो अभी लिखे थे डाटा, लेकिन डाटा नहीं लिखना है। मान लेंगे कि प्रोटॉन पे चार्ज p है और इसका मास क्या है mp है। इक्वेशन 1 हो गया, सिंबल से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब थोड़ा आते हैं अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल कहते किसको हैं? तो जरा देखिए, हीलियम को आप लोग पहचानते हैं, हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 होता है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गौर करिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और न्यूट्रॉन का संख्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। बात समझ में आया? अब यहां से हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। एक पास 2 इलेक्ट्रॉन था ही और दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बाहर ही निकाल दिए। तो अब हीलियम पर कितना प्लस चार्ज आएगा? 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ ऐड हो जाए और जितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आया? लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, 2 था दोनों निकल गया तो 0 बचा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही का वही रह जाएगा 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप कहेगा सर इसका मास नंबर क्यों नहीं बदला? किसी भी एटम का मास जो होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। यही कारण है कि इस एटम के मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बात क्लियर हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या है तो बोलिएगा हीलियम प्लस प्लस आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। बात समझ में आया? तो अब इसका स्पेसिफिक चार्ज देखिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज को हम लिखते हैं ना
प्लस चार्ज प्रोटोनिक चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज को हम P माने, तो यहाँ दो प्लस चार्ज को क्या मान ले, P। और इसका मास देखिए तो 4 है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो हम लिख देंगे 4 mp, सीधे लिख देते हैं। तो हो गया इक्वेशन 2। ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का, और ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल। हमको चाहिए रेशियो, तो रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अब बाई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये हो जाएगा P बाई एम पी इंटू 4 mp/2p हो जाएगा। और देखिए तो mp से mp और 2p से 2p, ये 2 दूनी का 4, कितना आ गया, 2/1, मतलब 2:1। आंसर क्या हो जाएगा, हर तरीके आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नोट करिए। फटाफट फटाफट। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइए। कैलकुलेट रेशियो ऑफ a specific charge of alpha particle and beryllium 2+ आयन। बनाइए तो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 4, और मास नंबर 9। बना दीजिए। तो सबसे पहले तो ये अल्फा पार्टिकल तो अभी आप देखे थे, नहीं देखे थे, अल्फा पार्टिकल आपने अभी देखा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, तो 2p/4mp होगा। अभी ना लिखे थे इक्वेशन 1। और अब किसका लिखना है, बेरिलियम 2+ आयन का। तो सीधा एकदम कुछ नहीं करना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ
बेरिलियम 2 प्लस आयन इज इक्वल टू 2p बाई 9mp लिख दें। 2p हो गया, प्लस चार्ज 2 है, मास 9 है, तो 9mp इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या निकालना है इसका रेशियो, तो ये हो जाएगा 2p बाई 4mp, बोलिए, और ये हो जाएगा 9mp बाई 2p, ये कैंसिल होगा, और ये हो गया 9/4, मतलब 9:4। बात समझ में आया? तो ये से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है बात? बेटा है? चलिए अब लिखिएगा, नीचे लिखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लिखिए नीचे उधर करके लिखिए, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक in 1932, in 1932 by the use of bombardment, ना by the use नहीं, by the bombardment of लिखिए, by the bombardment of, use मत लिखिएगा, by the bombardment of alpha particles, alpha particles on beryllium nucleus। 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करा करके किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का। और सबसे प्रथम न्यूक्लियर रिएक्शन यह है जिससे न्यूट्रॉन खोजा गया, ठीक ना? तो क्या है ये? बेरिलियम 4-9, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। इस पर अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है, इसका बम्बार्डिंग कराया गया। तो बम्बार्डिंग कराने पर बन गया C612 और एक न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। देख लीजिए, 9, 4, 13 मास है ना, दोनों का मास जोड़ दें तो 9, 4, 13 है कि नहीं है? देखिए तो 12 और 1 13 मास है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर देखिए 4 और 2 6, देखिए तो 6 + 0 6 है कि नहीं है? यानी यही फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको जेम्स चैडविक साहब ने करवाया था, और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये पार्टिकल खोजा जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, नोट करिए इस रिएक्शन इसको। और इसी में ऐसे नीचे लिखना है न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट पार्टिकल। नीचे तक लिखिए न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट पार्टिकल, हेंस न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट पार्टिकल, हेंस इट इज अनस्टेबल पार्टिकल, हेंस इट इज
अनस्टेबल पार्टिकल, हेंस इट इज अनस्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी पार्टिकल है। एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना, उन सबों में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन है। इसीलिए न्यूट्रॉन सबसे अनस्टेबल होता है। सबसे कम स्टेबल होता है कौन? न्यूट्रॉन, क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा, वो ज्यादा भारी है। ठीक ना? फिर नीचे लिखिए एक पॉइंट इधर करके, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। लिखिए, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, but can have charge, या but can bear charge, bear मतलब रखता है, but can bear charge, but can bear charge with half life, with half life 20 मिनट, with half life 20 मिनट। अब ये एक टर्म है सर, ये हाफ लाइफ क्या होता है? देखिए, कोई भी अनस्टेबल चीज जो होता है ना, उसका समय निर्धारित होता है टूट जाने का। जैसे मान लीजिए कि आप एक न्यूट्रॉन लिए और ये न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ, अर्ध आयु है 20 मिनट। मतलब ये न्यूट्रॉन 20 मिनट के बाद क्या होगा? डिसोसिएट होगा, अपने आप टूट जाएगा। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो सक्रिय एलिमेंट होते हैं, उन सब का हाफ लाइफ डिसाइडेड होता है। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम का एक फिक्स्ड हाफ लाइफ है। अगर आपको 1 kg यूरेनियम दिया जाए तौल करके, और जब वो यूरेनियम उतना समय तक अपने घर में आप रख दिए, उतने समय के बाद, मतलब उसके हाफ लाइफ के बाद आप जाओगे तो पाओगे कि यूरेनियम अब 1 kg नहीं है, आधा kg बच गया। इसका मतलब कि आधा kg यूरेनियम कहाँ गया? तो वो टूट करके रेडिएशन होकर के बाहर भाग गया। बात समझ में आया? तो वैसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व होता है वो। ठीक ना? तो इस चीज को हम यहां दिखाते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन सबसे भारी है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखो कितना मजेदार बात बताने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, तो बोलोगे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इसका अर्ध आयु पूरा होता है, मतलब इसका हाफ लाइफ 1/2 20 मिनट पूरा होता है, तो ये टूट जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस 0.732 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज करता है। यानी ये न्यूट्रॉन सबसे भारी पार्टिकल और सबसे लेस स्टेबल पार्टिकल, और इसका हाफ लाइफ 20 मिनट। जब ये विखंडित होता है, टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। बात समझ में? नोट करिए इसको। है न्यूट्रॉन डिसोसिएट हो जाएगा, और न्यूट्रॉन डिसोसिएट होने के बाद तब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा, सर न्यूक्लियस के अंदर जितना न्यूट्रॉन है तो सब टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोर्ट में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन अगर ये टूटता है ना, तो फिर जुड़ करके बनता भी है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दोनों तरफ काम होता है। इसी कारण से ना न्यूक्लियस के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन का टूटना और बनना लगातार होते रहता है, जिसके कारण न्यूक्लियस के अंदर उथल पुथल मचा हुआ रहता है। यही कारण है कि न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पाता।
क्लियर है? कोई समस्या? कुछ पूछना होगा एकदम खुल के, क्योंकि साइंस है, साइंस में जितना आप पूछेंगे समझ नहीं आए तो पूछिएगा तो क्लियर होगा। और साइंस में यही चीज है, साइंस मतलब कि नेचर से प्रेम होता है, नेचर से जुड़ाव होता है, वही स्टडी ऑफ साइंस कहलाता है। तो ये चीज है। अब एक चीज देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन जो है लेस स्टेबल पार्टिकल, ये टूटता है, ये बन जाता है। अब ये वाला बात जो है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के एग्जाम में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझ में आया? देखो ये 2009 का क्वेश्चन ही हम यहाँ लिखे इसका आंसर। इसीलिए हम एक चीज आप लोगों को सजेशन देते हैं कि जो नोट्स कराएंगे ना, उस नोट्स पर पकड़ जरूर बनाइएगा, जितना तैयार करना हो नोट्स को तैयार करिएगा। अगर 90% क्वेश्चन वहां से नहीं आया ना, उस दिन आके आप बोलिएगा कि सर आप जो बोले थे एकदम महा बकवास आदमी है, आप गाली भी दे सकते। लेकिन अगर नोट्स तैयार कर लिए तो 90% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसी से। और किस एग्जाम में? नीट और जेई में। 11-12 छोड़ो ना, वो तो दूर की बात है, नीट जेई का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए चीजों को समझते हुए ध्यान से करना होगा। अब देखिए, तो ये तो न्यूट्रॉन का बात आया। अब एक चीज है कि पूरा पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, उस पूरे पीरियोडिक टेबल में नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट का संख्या 105 है। प्राकृतिक रूप से कुल जो एटम है, एलिमेंट है, उसका संख्या कितना है? 105। लेकिन आप पीरियोडिक में देखिएगा कि 116, किसी में 118 दिया रहता है ना। तो बाकी रेस्ट 105 को छोड़ करके वो सब कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से उसको बनाया जाता है लैब के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एटम बना भी सकते हैं और एटम को तोड़ भी सकते हैं। इसी कारण से ना डाल्टन साहब का चौथा थ्योरी फेल हुआ था। बात समझ में आया? तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ये काम किया था। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट का संख्या कितना है, 105। नेचर ने हम लोगों को 105 ही एलिमेंट दिया है जो आप यूज कर सकते हैं, जो जमीन के अंदर से, पहाड़ से, नदी से निकाल करके उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। जैसे लोहा है, तो लोहा तो ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर, वैसे ही लोहा प्राकृतिक में पाया जाता है, रॉड के रूप में निकाल लिए, घर बना लिए, ऐसा नहीं होता है। वो बॉक्साइट या हेमेटाइट, हेमेटाइट के रूप में या मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है, वो ओर होता है। अगर वो 4 गो ढेला आपको ले आकर दे दिया तो आपके किसी काम का वो नहीं होगा। लेकिन अगर उसका एक्सट्रैक्शन करवा के आयरन निकाल के दिया जाए तो आप 20 रुपया किलो बेच के गोलगप्पा खा जाइएगा बाहर जाके, है कि नहीं? आप सोना का और आपको दे दिया जाए तो का आपका किसी काम का है वो? क्या आप उसे नथुन या झुमका गढ़वा लीजिएगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो और है, उसका हमको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो जब तक कंपनी में जाएगा नहीं, उसका प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। बात समझ में आया? और बटोर के रख लीजिए, कहिए कि हम बहुत अमीर आदमी है, मेरे घर में सोना का खजाना भरा हुआ है, वो सोना किसी काम का नहीं है। बात समझ में आया? तो ये चीज है। अब देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में 105 एलिमेंट है, उसमें है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी खाली उसके बाद लिखवाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0 0। हमने क्या किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के भगा दिया, तो इस पर कौन कितना चार्ज आएगा? 1 प्लस चार्ज आएगा। इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 ही है। इसमें क्या बच गया है? केवल प्रोटॉन बच गया है। यही कारण है कि H+ को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन भी
कहा जाता है। जैसे He2+ को क्या कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल। वैसे ही H+ को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन भी कहा जाता है। और ये कहां से आया? तो हाइड्रोजन से, इसीलिए इस हाइड्रोजन का नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। वाह, अपने आप प्रोटियम। नोट करिए इसको। पहले पहले एक लाइन लिख लीजिएगा। लिखेगा हाइड्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल which has no any which has no any neutron, which has no any neutron, which has no any neutron। पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र एलिमेंट हाइड्रोजन है। ये प्रोटियम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेचर ने, ईश्वर ने इसको प्रोटॉन दिया ही नहीं, इसको केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिया। अगर वो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल बच जाएगा प्रोटॉन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोटॉन। और ये आया कहां से? तब प्रोटियम से। बात समझ में आया? नोट करिए इसको। हो गया? चलिए नीचे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा रेस्ट मास। हेडिंग डालना है रेस्ट मास और एब्सोल्यूट मास। रेस्ट मास और एब्सोल्यूट मास। लिखिए मास ऑफ द बॉडी, mass of the body at its minimum velocity, mass of the body at its minimum velocity, mass of the body at its minimum velocity or speed, minimum velocity or speed is called rest mass, is called rest mass, is called rest mass। और में लिखिए, और में एक डेफिनेशन लिख देगा, और में, और लिख करके नीचे से लिखिए मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी एट इट्स रेस्ट पोजीशन, मास ऑफ द बॉडी एट इट्स रेस्ट पोजीशन, mass of the body at its rest position is called rest mass or absolute mass, is called rest mass or absolute mass। ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बहस करते हैं, बात करते हैं कि क्या है रेस्ट मास, क्या है। हम सिंपल समझो, जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो अंतर आप ये समझिए कि मास और वेट में अंतर होता है। क्या होता है? मास और वेट में अंतर होता है। मास जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और वेट जो है वो तो फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो फोर्स है। देखिए अगर इस कलम का मास मान लीजिए कि
5 ग्राम है तो पृथ्वी पर इसका वेट अलग होगा, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वेट अलग हो जाएगा, मंगल पर ले जाएंगे तो वेट अलग हो जाएगा। क्यों इसका वेट बदल रहा है? क्योंकि जी चेंज हो रहा है। पृथ्वी पर जी 9.8 है, मंगल पर कुछ और है और चंद्रमा पर कुछ और है। तो W इक्वल टू क्या होता है? mg ना, E है कांस्टेंट लेकिन जी बदल रहा है, तो जी बदलेगा तो वेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यानी वेट हर जगह चेंज हो जाता है, पृथ्वी पर भी बदलता है। इसको हवा में तौलेंगे तो वेट ज्यादा है और इसको पानी में तौलेंगे तो वेट कम हो जाएगा। अगर 50 केजी का ब्लॉक आपको दिया जाए, बोला जाए कि उठाइए, तो हवा में उठाने में नानी याद दिला देगा। अब पानी में तालाब में घुस गया, उसको लेके घुस गया तो आराम से तुम उसको उठा सकते हो। बचपन में हम लोग को याद है कि जब तालाब में नहाने जाते थे तो अपने बराबर के बच्चा को जो है हम लोग हाथ पे उठा लेते थे ऐसे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक उत्प्लावन बल काम करता है, फोर्स ऑफ बुयांसी काम करता है ना। यानी पृथ्वी पानी है और उसमें कोई बॉडी है तो पृथ्वी उसको नीचे खींचती है जी लगा के, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ होता है, फोर्स बुयांसी फोर्स ऊपर की तरफ होता है। तो यदि उत्प्लावन बल ज्यादा है, अब जी कम है तो वो तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। अगर जी का वैल्यू ज्यादा हो जाए और बुयांसी फोर्स कम हो जाए तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो 9वीं क्लास में एक क्वेश्चन था बिहार बोर्ड में कि सुई को पानी में डालने पर सुई डूब जाती है जबकि कढ़ाई को पानी में डालने पर कढ़ाई पानी के ऊपर तैरता है। इसको एक्सप्लेन करना है। तो वहां विस्थापन का बात होता है, मतलब कि वहां पे हाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट का बात होता है। सुई को अगर पानी में डालिएगा तो सुई जितना पानी डिस्प्लेस करता है उसका वेट सुई के वेट से कम हो जाता है, जिसके कारण वो पानी उस सुई के ऊपर बुयांसी फोर्स ऊपर की तरफ उतना ज्यादा नहीं लगा पाता है जितना कि पृथ्वी उसको जी लगा के खींचती है। इसी कारण से सुइया पानी में डूब जाता है। लेकिन कढ़ाई जब डाला जाता है तो उसका एरिया ज्यादा होता है, वो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट कढ़ाई के वेट से ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण इसका मतलब ये हुआ कि बुयांसी फोर्स ज्यादा लग रहा है और जी का वैल्यू कम हो गया और इसी कारण से कढ़ाई पानी में तैर रहा है। बात समझ में आया? तो वेट और मास में डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों सेम चीज होता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इतने न सूक्ष्म पार्टिकल का बात करते हैं जहां पर जी का वैल्यू शून्य माना जाता है। अब सोचो यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन घूम रहे हैं, क्या तुमको दिखाई दे रहे हैं कि नाइट्रोजन घूम रहा है, ऑक्सीजन घूम रहा है, हीलियम घूम रहा है? नहीं दिख रहा है। स्टडी ऑफ इनविजिबल चीज, वही तो केमिस्ट्री है। वैसे पार्टिकल को पढ़ते हैं जो हम लोगों को खुले आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो जब इतना नग्न है, इतना ना छोटा है कि वो दिख नहीं रहा है, तो उस पर जी क्या खाक लगेगा? जी का कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसीलिए हम लोग के लिए मास और वेट क्या होता है? सेम होता है। लेकिन फिजिक्स वाले के लिए वेट और मास दोनों दो चीज होता है। बात समझ में आया? तो हम वेट कहें चाहे मास कहें, तुम सब एक ही समझना। कभी वेट बोल देंगे कभी मास बोल देंगे, तुम समझना कि सब एक है हमारे लिए, है ना? तो ये चीज है। तो अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि ये कलम को हम तराजू पर रख दिए तौलने के लिए और हम वहां खड़े हो गए, तो हम ऑब्जर्वर हो गए कि नहीं हो गए? इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर है कि नहीं है? हम दोनों एक ही फ्रेम में है कि नहीं है?
हम भी पृथ्वी पर हैं, आई भी पृथ्वी पे है। एगो मेरा दोस्त चल गया चंद्रमा पर, वहां बैठल है ना, और वहां से वो देख रहा है। तो वो जो ऑब्जर्वर है चंद्रमा पर वाला, वो हमारे फ्रेम में नहीं है। तो मेरे लिए ये कलम जब तराजू पर रहेगा ना, तो ये रेस्ट पोजीशन में हमको दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा पर जो बैठा होगा ना, उसके लिए रेस्ट में नहीं होगा। वो बोलेगा है ये रेस्ट में कहाँ है, ये तो पृथ्वी के स्पीड के बराबर है इसका स्पीड। यानी पृथ्वी जो है गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी में दो गो स्पीड है, एगो ऑर्बिट में घूमती है और एगो एक्सिस पे घूमती है ना। तो इसमें दो गो मोशन है, यानी पृथ्वी का जो मोशन है ना, वही मोशन इस कॉलम का भी है। कौन बोलेगा? जो चंद्रमा पर बैठा है। हमारे लिए पृथ्वी का मोशन जीरो, हमारे लिए किस स्टेट में है? रेस्ट अवस्था में है कि नहीं है? तो देखो दो गो डेफिनेशन लिखवा है कि नहीं है, दोनों का मतलब एक है। चंद्रमा पर जो बैठल है वो बोलेगा कि ये बॉडी का मास इसके सबसे कम स्पीड का है, और इसका सबसे कम स्पीड किसके बराबर? पृथ्वी के स्पीड के बराबर है। आज जो पृथ्वी पर है वो बोलेगा इसका मास रेस्ट पोजीशन में का है। ये जब रेस्ट में है तब इसको तराजू पर तौला गया है, मतलब मास ऑफ द पेन एट इट्स रेस्ट पोजीशन। ये मेरे लिए, लेकिन मेरे दोस्त के लिए मास ऑफ द पेन एट इट्स मिनिमम स्पीड, दिस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अर्थ। बात समझ में आया? तो डेफिनेशन दो दिए, और दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए है कि नहीं है? एक जो सेम फ्रेम में है और एक जो डिफरेंट फ्रेम में है। बात समझ में आया? तो हमने लिखवाया वो चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन का रेस्ट और एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 9.10939 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, ये इसका रेस्ट और मास होता है। फिर से लिख सकते हो, रेस्ट और, नीचे लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67262 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। नोट करिए। उसके बाद हम लिख देते हैं नीचे मास ऑफ मूविंग बॉडी या इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी सीधी सीधी बात लिख दे, एम ई इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम ई हो गया मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, एम नॉट हो गया रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? अब एक बात समझो, अगर कोई बॉडी मोशन में आ जाए ना, तो उसका मास बढ़ जाता है। अजीबो गरीब स्टेटमेंट सब है। और मास बढ़ जाता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। अगर कोई बॉडी का स्पीड बढ़ा दिया जाए, ये हम नहीं है, आपके आइंस्टीन साहब का बात है, ये इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी बॉडी को स्पीड अगर आप बढ़ा दीजिएगा ना, तो इसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा, और ये मोमेंटम भी ज्यादा ट्रांसफर करेगा। इतना छोटा बुलेट होता है,
अगर उस बुलेट को हम लेके तुम्हारे देह पर फेंक दे ऐसे, तो तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका स्पीड क्या है, कम है। तो बंदूक में भर दिया जाए, त्राहिमाम कर लगेगा, कहाँ भाग के जाए, है कि नहीं। वही बुलेट स्लो स्पीड में था तो कम क्षतिग्रस्त, मार चोट ही नहीं होगा, और उसको भर के बंदूक में छोड़ दिए, तो नानी याद दिला देगा, है ना। तो आइंस्टीन साहब बोले कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है ना, तो उसका मास ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी बॉडी को लाइट के स्पीड से फेंक दिया जाए ना, तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना ज्यादा मास हो जाएगा उसका। और उन्होंने है ये फॉर्मूला दिया, एमई मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और उन्होंने बोला कि यदि, नीचे लिखिएगा, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यदि इलेक्ट्रॉन का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाएगा, तो एम ई इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। आई सी कट जाएगा तो क्या हो गया, एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो का रूट जीरो, मतलब एम नॉट बाई जीरो, मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट। यानी एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर लाइट के स्पीड से प्रोजेक्ट करा दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नोट करो। जल्दी फटाफट नोट करिए। हो गया। चलिए, तो ये सब छोटा छोटा बात था जिसको हमने बता दिया, और एक दो पॉइंट है उसको नीचे मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिए एरो दे करके, इंपॉर्टेंट बात है, लिखिएगा। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ एग्जैक्ट और एक्चुअल चार्ज, एग्जैक्ट और एक्चुअल चार्ज, एग्जैक्ट और एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट और एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन goes to R.A. Millikan, R.A. Millikan by the use of oil drops experiment, by the use of oil drops experiment, by the use of oil drops experiment। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इस बात का जानकारी सबसे पहले कौन दिए, आर.ए. मिलिकेन साहब ने दिया। और एक्सपेरिमेंट क्या किए, तो ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट किए, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, केवल नाम सुन लेना है कि ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके बारे में पता लगाया गया था।
क्लियर? चल अब जरा समझिएगा। तो ये सब बहुत सारा कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स था जिसको हमने मेंशन करा दिया। अब हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे न्यूक्लियस पे। किस पर? न्यूक्लियस पे। हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियस। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियस। क्या हेडिंग डालना है? न्यूक्लियस। लिखिए एरो देकर। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। by Rutherford by the use of gold foil experiment or alpha particles scattering experiment. By the use of gold foil experiment और अल्फा पार्टिकल्स स्पेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये अभी आपको नाम याद रखना होगा कि रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के सहायता से न्यूक्लियस का खोज किया। ये हम लोग को पढ़ना भी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोर्ड पे ही करेंगे कि ये कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट को किया गया था। बात समझ में आया? अभी हम केवल नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एरो देकर के नीचे लिखिएगा ओवरऑल मास ऑफ द एटम। ओवरऑल मास ऑफ द एटम। ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनी एटम। ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही लिखेगा, एक मिनट। ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, लिखेगा इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इज कंसंट्रेटेड, ऐसे इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का टोटल मास और किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आया? पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में समाहित होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए इस पॉइंट को लिखवाए कि ओवरऑल मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस is equal to atomic number. Total number of protons present inside the nucleus is equal to atomic number. Is equal to atomic number. लिखिए, ठीक है, total number of protons and neutrons. Total number of protons and neutrons. Total number of protons and neutrons present inside the nucleus. Present inside the nucleus. Present inside the nucleus is equal to mass number. Is equal to mass number.
इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको भी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है ना। यहां लेते हैं बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसी को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। हो गया। चलिए नीचे लिखिए और देखकर लिखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, radius of nucleus is directly proportional to radius of nucleus is directly proportional to cubic root, cubic root of its mass number, directly proportional to cubic root of its mass number। ठीक है, ध्यान दीजिए एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेयर गेंद के जैसा, फुटबॉल के जैसा। और जब एटम फुटबॉल जैसा है, स्फेरिकल है, तो उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। होगा उस स्फीयर का रेडियस कैसे निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूबिक रूट ऑफ इट्स मास नंबर, उसी के मास नंबर के क्यूबिक रूट होगा। आप लोग बचपन में स्क्वायर रूट पढ़े थे, क्यूबिक रूट पढ़े थे ना मैथमेटिक्स में। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक रूट ऑफ इट्स मास नंबर, ऐसे लिखा जाता है क्यूबिक रूट ऑफ इट्स मास नंबर। या इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है a का पावर 1/3। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाइएगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है R0, a का पावर 1/3। यह फॉर्मूला है आपका, वेयर R0 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू रट जाइए 1.4 इंटू 10 का पावर -15 मीटर होता है। नोट करिए, यहां पर एक प्रश्न आया, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। बनाइए जल्दी इसको। लिख लिए, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, R इक्वल टू R0 है 1.4 इंटू 10 का पावर -15 इंटू क्यूबिक रूट, तो एल्यूमिनियम का 27 होता है ना, तो 27 का पावर 1/3, तो 27 का पावर 1/3 मतलब 3 हो जाएगा। 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा।
मतलब 1.4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3, तो 14 3 42, 4.2 इंटू 10⁻15 मीटर। रह रह के बीच बीच में मोटा मोटा हो जाता है। तो ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, का 4/3 स्फीयर गेंद का, फुटबॉल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे बेटा, इसको 4/3 देखो 4/3 और 4/3 के जगह पर क्या होगा, R0 a⁻⁻1/3 का क्यू होगा। तब 4/3 का क्यू इंटू ए हो जाएगा। बोलो, ये फॉर्मूला आ गया, नोट करिए। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ Al न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 हो गया कितना, पाई हो जाएगा कितना, 3.141। आर हो गया, R0 हो गया 1.4 इंटू 10⁻⁻15 का क्यू और ये हो गया 27। इसी का गुना भाग करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, छापो जल्दी। हो गया। और लास्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी कैसे निकलेगा, तो चूंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, क्योंकि मास नंबर तो पता है आपको, तो मास नंबर ए है, तो नंबर नहीं उसको ग्राम या केजी में चाहिए, तो इसको गुना कर दो 1.66 इंटू 10⁻24 से गुना कर दोगे तो नंबर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4/3 पाई R0 का क्यू इंटू
ए से ए कट गया। देखो तो यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल तुमको दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है, सब का सब कांस्टेंट है। देख लो, ऑल आर कांस्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के न्यूक्लियस का रेडियस कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सल्फर में या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में किसका न्यूक्लियस का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो किसका होगा? अगर मान लो ऑक्सीजन एटम दिया है या सल्फर एटम दिया है, अब बोला कि दोनों के न्यूक्लियस का डेंसिटी में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि हमेशा हमेशा कांस्टेंट आएगा। बात समझ में? तो चाहे कुछ भी दे दे, हमेशा ध्यान रखना कि कांस्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बात सब समझ में आ गया है? कोई समस्या नहीं ना?